जुए वाली काली भूतनी स्टूडेंट। सुबह का समय था। सभी बच्चे वक्त पर अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंच गए थे, पर आरती रोज की तरह आज भी कक्षा में देर से आई। आरती, तुम आज भी देर से स्कूल आई? क्या बात है, ऐसा कब तक चलेगा? आज माफ कर दीजिए मैडम, पर मैं वादा करती हूँ कि कल से जल्दी आऊंगी। पर अगर कल भी तुम देर से आओगी स्कूल तो सजा दूंगी, मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी। अब जाओ और रेखा के पास जाकर बैठ जाओ। आरती की मैडम बहुत अच्छी थी, सभी बच्चों से बहुत प्यार से बात किया करती थी। आरती दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, वो बहुत काली थी और बदसूरत भी। उसके रूप की वजह से कोई भी बच्चा उसे अपने पास नहीं बैठाता था। देखो आरती, मैं तुम्हें अपने पास नहीं बिठा सकती, इसलिए तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। मैडम ने मुझे बोला है तुम्हारे पास बैठने को, इसलिए मैं यहीं तुम्हारे पास बैठूंगी। बढ़िया ही मैडम की चमची, बैठो फिर यहाँ। तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी किसी दिन। मैं इतनी सुंदर और इसे देखो कितनी बदसूरत है, ऐसा लगता है जैसे सालों से नहाई नहीं है। जब मैडम बच्चों को कक्षा में पढ़ा रही थी, तभी बीच बीच में आरती अपना सर खुजाने लगती है। ये अचानक मेरे सर में इतनी खुजली कैसे होने लगी? इस खुजली की वजह से मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग रहा। क्या करूं? ये तो रुक ही नहीं रही। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही आरती सीधा दौड़ती हुई अपनी माँ शीला के पास जाती है। माँ देखो ना, आज मेरे सर में कितनी खुजली हो रही है। कक्षा में भी पूरे दिन बस मैं खुजाते ही रही। इधर आओ और दिखाओ मुझे अपने बाल। अच्छा, तो ये बात है। क्या हुआ माँ? अरे, तुम्हारे सर में तो बहुत सारे जुएं हो गई है, इसलिए तुम्हें इतनी खुजली हो रही है। अगर इन्हें जल्द से जल्द अलग नहीं निकाला बालों से तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर कुछ करो ना माँ, क्योंकि मैं ये खुजली और नहीं सह सकती। शीला आरती के सर से जुएं निकालने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर आरती के सर से जुएं खत्म नहीं होती, बल्कि जुएं निकालते निकालते शीला के सर में भी खुजली होने लगती है। तुम्हारे सर से जुएं निकालते निकालते शायद कुछ जुएं मेरे सर में भी चली आई है, इसलिए मेरे सर में भी इतनी खुजली हो रही है। अगले दिन आरती फिर से रेखा के साथ बैठती है। देखो, आज मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए हटो मेरी सीट से। कोई भी सीट खाली नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? अगर कोई सीट खाली होगी तो चली जाऊंगी। तभी आरती के सर से बहुत सारे जुएं बेंच पर गिर जाती है। छी, मुझे तो पहले ही पता था ये आरती कभी नहीं नहाती। इधर आओ सभी बच्चे, इधर देखो जरा, इस आरती के सर में कितनी सारी जुएं हैं। छी! अरे आरती सुनो, तुम दूर रहो हम सबसे, क्योंकि तुम हमारे सर में भी जुएं कर दोगी। तुम सब ऐसे मत बोलो, अगर मैडम को पता चल गया तो वो कक्षा में नहीं बैठने देंगी मुझे। आरती के सर में जुएं वाली बात पूरी कक्षा के बच्चों को पता चल जाती है। सभी बच्चे आरती को चिढ़ाने लगते हैं। यही अच्छा मौका है आरती से छुटकारा पाने का। छुट्टी के बाद इसे सबक सिखाती हूँ। छुट्टी होने के बाद रेखा आरती से बोलती है, देखो आरती, तुम घबराओ मत, तुम्हारे जुएं का इलाज है मेरे पास। एक बार मेरे सर में भी बहुत सारी जुएं हो गई थी, तब मेरी माँ जुएं भगाने का मेरे लिए तेल लेकर आई। उस तेल को लगाते ही मेरे सर के सारे जुएं गायब हो गए। वो तेल मेरे पास अभी भी रखा है। ऐसा करो, तुम शाम को मेरे घर के पीछे मुझे मिलना, मैं वही तेल ले आऊंगी, फिर तुम जल्दी से अपने सर में लगा लेना, समझी? ये सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर घर के पीछे क्यों? मैं वो तेल तुम्हारे घर से भी तो लेने आ सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तेल बहुत महंगा है। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो तेल मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं देने देगी। अच्छा, अब तुम जाओ, पर शाम को जरूर आना, ठीक है? रेखा आरती से झूठ बोल रही थी। उसके पास जुएं भगाने वाला तेल नहीं था, वो तो बस आरती को सबक सिखा रही थी। उसे गलत तेल देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए गंजा करना चाहती थी। उस जहरीले तेल को आरती अपने बालों में लगाकर सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सर के सारे बाल टूटकर फर्श पर नीचे गिर जाते हैं। आरती अब गंजी हो चुकी थी। आरती यह सब देखकर बहुत हैरान थी। तभी आरती को उल्टी होती है और उसकी सांस बंद पड़ जाती है। आरती मर चुकी थी। शीला को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी बेटी के साथ आखिर ये सब क्या हुआ। वो आखिर मर कैसे गई? आरती मर तो जाती है, पर उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो एक काली बदसूरत चुड़ैल बन जाती है।
नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। तुम सबने मेरा खूब मजाक उड़ाया, मुझे कितना बुरा लगा। और रेखा, तुमने तो हद ही कर दी। देखो अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अपना बदला और अपनी माँ के एक एक आंसुओं का बदला लूंगी। आज वो आरती स्कूल नहीं आएगी क्योंकि अब तो उसके सर के सारे बाल गायब हो चुके होंगे। और वो पूरी की पूरी गंजी हो गई होगी। बेचारी बिना बालों के कैसे दिख रही होगी। तभी आरती रेखा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके सारे नाश्ते में अपने बालों को झाड़कर जुएं डाल देती है। अरे, ये इतने सारे जुएं कहाँ से आ गई? इसका मतलब मैंने नाश्ते के साथ जुएं भी खा लिए। माँ, माँ! रेखा को बहुत उल्टी होने लगती है। अरे क्या हुआ रेखा, तुम्हें उल्टी क्यों हुई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ, वो नाश्ते में जुएं। अरे वहाँ कोई जुए नहीं, तुम खुद देखो, तुम्हें जरूर कुछ वहम हुआ है। दूर खड़ी चुड़ैल चुपके से सब देख रही होती है और खुश भी बहुत होती है। फिर रेखा स्कूल में पहुँच जाती है, पर चुड़ैल उसे और कक्षा के सभी बच्चों को परेशान करती है। जब कक्षा में मैडम सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है तो चुड़ैल सबसे पीछे बैठी काजल के पास जाकर बैठ जाती है और सिर खुजाने लगती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, बस वो तुम्हें देकर चली जाऊंगी। ये लो वो चीज। चुड़ैल अपना सर खुजाती है और अपने सर के सारे जुएं काजल के सर में डाल देती है और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। माँ, मर गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल है, मतलब अभी मेरे पास बैठी थी, पर अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। देखो काजल, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती और तुम अपना सर इतना क्यों खुजाई जा रही हो? अरे तुम्हारे सर में शायद जुएं हो गई है। देखो तुम्हारे कपड़े पर भी कितने जुएं चल रही है। जू की वजह से काजल ने स्कूल आना बंद कर दिया। रात का समय था। रेखा अपने घर आराम से सो रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर लेट जाती है। चुड़ैल को अपने साथ लेटा देख डर के मारे रेखा की चीख भी नहीं निकलती। मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है, शायद जुएं हो गई हैं। तो मेरे सर से सारी जुएं निकाल दो, फिर मैं चली जाऊंगी। तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे 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 जुएं निकालना नहीं आता। दूसरों का मजाक बनाना आता है तुम्हें बस। देखो, सुबह तक अगर तुमने मेरे सर के सारे जुएं नहीं निकाले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपनी जान बचाने के लिए रेखा चुड़ैल के सर से जुएं निकालने लगती है। जुएं निकालते निकालते सुबह तो हो जाती है, पर चुड़ैल का तब भी सर खुजाना बंद नहीं होता। तभी रेखा को अचानक नींद आ जाती है। तभी चुड़ैल अपने सर की सारी जुएं रेखा के सर में डाल देती है। अगले दिन स्कूल में ये क्या है सब? तुम सब अपने सर क्यों इतना खुजा रहे हो? मैडम जी, पता नहीं हम सब के सर में जुएं कहाँ से हो गई। हम सब तो रोज नहाते हैं और रोज कंघी भी करते हैं, फिर भी। तुम लड़कियों का तो समझ में आता है चलो, पर ये लड़कों के सर में कब से जुएं होने लगी? तभी पूरी कक्षा के बच्चे भी चुड़ैल के होने की बात करते हैं। क्या तुम सबने चुड़ैल देखा? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। पता करना पड़ेगा कि ये चुड़ैल है कौन। आज मैडम किसी भी बच्चे को घर नहीं जाने देती और ये दिखावा करती है कि उनकी ये सजा है यहीं रहने की। मैडम तो कक्षा से बाहर चली जाती है और चुपके से खिड़की से अंदर देखते रहती है। तभी थोड़ी देर बाद ही कक्षा में चुड़ैल आकर खड़ी होती है। हा 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 हा। तुम सबको सजा के तौर पर यहाँ पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तुम्हारी सजा बाकी है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। हम सब तो खुद ही बहुत दुखी हैं इन जुओं से। तुमने हमारे सर में जुएं डाली है ना? हाँ, मैंने डाली है, जानबूझकर वो भी। तभी मैडम अंदर कक्षा में आ जाती है। मैंने बच्चों की बात पर यकीन नहीं किया। इसका मतलब ये सभी बच्चे सही थे। तुम क्यों इन सबको परेशान कर रही हो? मैडम जी, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आरती हूँ, आरती। मेरे इन दोस्तों ने मेरी ये हालत की। ये सब मुझे बदसूरत काली चुड़ैल बोलकर चिढ़ाते थे रोज। अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? आरती, तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर तुम आरती हो तो ये सब क्या है? आरती वो सब बता देती है जो रेखा ने उसके साथ किया। उसे जहरीला तेल बनाकर दिया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इन सब से गलती हो गई, इन्हें माफ कर दो और इन्हें इन जुओं से मुक्ति दिलाओ। मुझे आज तक इन जुओं से मुक्ति नहीं मिली तो इन्हें कैसे मिल सकती है? देखो, मैं आज भी परेशान हूँ जुओं की वजह से, पर हाँ, एक रास्ता है। तुम सब गंजे हो जाओ
तभी ये जुए तुम्हारे बालों से जाएंगे। चुड़ैल का मकसद भी पूरा हुआ और फिर चुड़ैल ने बच्चों को कभी परेशान नहीं किया। ये कहानी आरती नाम की एक लड़की की है। आरती अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। आरती की पहली माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ ने आते ही आरती के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। आरती का पिता काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था। बस इसी वजह से आरती का साथ देने वाला कोई नहीं था। आरती अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन आरती माता रानी की पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ गंगा आती है और कहती है, ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घर कितना ज्यादा गंदा पड़ा है। लेकिन माँ, मैंने तो सुबह ही पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगा दिया था। अच्छा जी, तो अब महारानी झूठ भी बोलने लगी है। अगर तूने झाड़ू पोछा लगा दिया था तो ये संतरे के छिलके कैसे पड़े हैं यहाँ पर? एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इतना कहकर गंगा ने आरती के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर आरती रोते हुए घर से बाहर चली आई। आरती के घर से थोड़ी दूरी पर एक तालाब था। तालाब के पास ही एक बरगद का पेड़ था। आरती जब भी उदास होती थी या उसकी सौतेली माँ गंगा उसकी पिटाई करती थी तो वो उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर खूब रोती थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो हर रोज मेरी पिटाई करती है और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। तुम तो जानती हो ना माँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया था, लेकिन वो नेहा है ना, मेरी सफाई करने के बाद उसने जानबूझकर संतरे के छिलके गिरा दिए थे ताकि मेरी पिटाई पड़ सके। नेहा गंगा की सगी बेटी थी। जब आरती की सगी माँ की मौत हुई थी तब आरती केवल 3 साल की थी। उसके बाद आरती के पिता ने आरती की परवरिश के लिए गंगा से शादी कर ली, लेकिन आरती का पिता अभी तक गंगा की सच्चाई से परिचित नहीं था। जब भी आरती का पिता बाहर से घर आता था तो गंगा आरती से बहुत प्यार करने का नाटक करती थी। उन दिनों गंगा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके मन में आरती के लिए कितनी नफरत भरी है। उसने आरती को डरा धमका कर रखा था, इसलिए आरती अपने पिता से कभी कुछ नहीं कह पाती थी। हर बार की तरह उस दिन भी आरती उस पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही। रोते रोते उसकी आंख लग गई और सीधा वो शाम को उठी। आरती ने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो सीधा अपने घर पहुंच गई। उसको देखकर गंगा बोली, आ गई तू? मुझे तो लगा तालाब में कूदकर मर गई होगी, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ मरने वाली है? इतनी आसानी से तू मेरा पीछा थोड़ी ना छोड़ेगी। चल, अब आ ही गई है तो रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दे। लेकिन माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। ए, सुबह का थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गई क्या? पहले घर का काम कर। बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, ये सब क्या तेरी माँ कर साफ करेगी? लेकिन मेरी माँ तो आप ही हो माँ। अच्छा जी, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? इतना कहते हुए गंगा ने एक बार फिर आरती के चेहरे पर जोरदार चांटा लगा दिया। आरती के फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भूखे पेट घर के सारे काम किए और फिर बिना कुछ खाए ही सो गई। गंगा अपनी सगी बेटी नेहा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जबकि आरती ने कुछ खाया कि नहीं इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर के पास वाले मैदान में गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा मेला लगा है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े झूले हैं। मुझे भी झूला झूलना है, मुझे वहाँ ले चलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे मेला घूमने। ये सारी बातें आरती सुन रही थी। नेहा की बात सुनकर उसका भी मन किया कि वो भी झूला झूलने मेला जाए और चाट पकौड़ी खाए, लेकिन ये बात गंगा से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसी दिन शाम को गंगा ने आरती से कहा, सुन आरती की बच्ची, मैं अपनी बेटी को मेला घुमाने ले जा रही हूँ। घर से बाहर एक कदम भी मत रखना, और हाँ, जब तक मैं मेले से वापस घर आऊँ सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए और छत से कपड़े लाकर तय लगा दियो। ऐसा कहकर गंगा अपनी बेटी को लेकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद आरती जोर जोर से रोने लगी।
वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन साफ किए और सारे धुले कपड़े तय लगाकर जगह पर रख दिए। लेकिन गंगा अभी तक घर नहीं लौटी थी। आरती ने अपने मन में सोचा, माँ और नेहा अभी तक मेले से वापस नहीं आई हैं। एक काम करती हूँ, मैं भी थोड़ी देर के लिए मेला देखाती हूँ। उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास झूला झूलने के लिए और चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे तो है नहीं, इसलिए बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। आखिरकार आरती थी तो एक बच्ची ही, इसलिए उसका भी मेला देखने का बहुत मन था। तो वो घर पर ताला लगाकर मेला देखने चली गई। वहाँ पर उसने देखा कि गंगा और नेहा तो एक बड़े से झूले पर बैठकर खूब मजे कर रहे हैं। वो बेचारी वहीं छिपकर बस उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ पर एक अनजान औरत हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर आई और आरती से बोली, बिटिया, इस गरीब औरत से थोड़ी सी चूड़ियाँ खरीद लो ना। अरे वाह आंटी जी, आपके पास तो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं, लेकिन ये लाल वाली चूड़ी सबसे ज्यादा प्यारी है। लेकिन मैं ये चूड़ियाँ नहीं खरीद सकती। क्यों? ऐसा क्यों बिटिया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं आंटी जी। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये लाल वाली चूड़ियाँ रख लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे दे देना, ठीक है? मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर आरती बहुत खुश हो गई। उसने उस औरत से लाल चूड़ियाँ ले ली। वो चूड़ियाँ वाकई में बहुत सुंदर थीं। आरती उन चूड़ियों को निहारने लगी। फिर जैसे ही उसने नजरें उठाई, उसने देखा वो औरत वहाँ पर नहीं थी। आरती जैसे ही उस औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, उसने देखा कि गंगा और नेहा घर के लिए निकल दिए हैं। ये देखकर आरती डर गई। वो तुरंत भागकर घर पहुँची और गंगा के आने से पहले ही उसने चूड़ियों को अपने कमरे में छुपा दिया। अगली सुबह जब गंगा ने आरती को तालाब से पानी भरने के लिए भेजा, तब आरती चूड़ियों को छुपाकर अपने साथ ले गई। तालाब के पास बैठकर आरती ने उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लिया और अपनी चूड़ियों को खनकाने लगी। देखते ही देखते चूड़ियों की खनखनाने की आवाज आसमान में गूंजने लगी। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट हुई। आरती, इधर देखो मेरी तरफ। आरती ने परी को देखा और वो हैरान हो गई। हे देवी मैया, ये कैसा चमत्कार है? आप तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही हो। मैं परी ही हूँ आरती। क्या सच में? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप सबकी बहुत मदद करती हो ना? हाँ आरती, बिल्कुल सही सुना है तुमने। आज के बाद जब भी तुम इन चूड़ियों को खनकाओगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। बस ये ध्यान रहे कि मुझसे हमेशा अकेले में ही मिलना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसा खाना है और मुझे 20 रुपए चाहिए। बस 20 रुपए? लेकिन क्यों? मुझे 20 रुपए उन आंटी को देना है जिन्होंने मुझे ये चूड़ियाँ दी हैं। अब तुम्हें वो आंटी नहीं मिलेगी। असल में वो तुम्हारी माँ थी जो तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए तुम्हें ये जादुई चूड़ियाँ देने आई ताकि इसे खनकाकर तुम मुझे बुला सको और फिर कभी ना रो। परी की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए और वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने परी की तरफ देखा, लेकिन परी अब वहाँ मौजूद नहीं थी। आरती ने फिर से चूड़ियों को खनखनाना शुरू कर दिया और फिर अगले ही पल वहाँ पर परी प्रकट हो गई। क्या हुआ आरती, तुमने मुझे फिर से याद किया? हाँ, मैंने आपको फिर से परेशान किया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन परी, क्या मैं आपसे और कुछ भी मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आरती, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ की तस्वीर ला दीजिए परी। मेरी नई माँ ने उनकी सारी तस्वीर बहुत पहले ही जला दी थी। जैसी तुम्हारी इच्छा आरती। अगले ही पल परी ने अपने जादू से आरती को उसकी माँ की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दे दी। आरती उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। फिर वो परी भी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन दूर कहीं आसमान में आरती की माँ अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जादुई चूड़ियों के कारण अब आरती की जिंदगी बदल जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आरती ने जादुई चूड़ियों से अपनी सौतेली माँ का प्यार मांग लिया, जिस कारण उसकी सौतेली माँ उसे सच में प्यार करने लगी और उस दिन से आरती अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगी।
विमलापुर गांव में मनोहर अपनी पत्नी यशोधरा के साथ रहता था। मनोहर एक गरीब लकड़हारा था। वो रोज सुबह जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर भरी गर्मी में सर पर उनकी गठरी लाद कर घर आता था और उन लकड़ियों से कुर्सी, टेबल आदि चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। वो जो भी कमाता वो घर के राशन पानी में ही खत्म हो जाता था। बचत के लिए एक भी रुपया नहीं बचता था। ये सब सोचकर एक दिन मनोहर बहुत उदास था। अपने पति को उदास देखकर यशोधरा उनसे पूछती है, अजी क्या बात है, आप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। परेशान ना हो तो और क्या करूँ यशोधरा, दिन रात खून पसीना बहाकर भी एक भी रुपया ज्यादा नहीं बचता। कुछ दिनों के बाद हमारा परिवार बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी हम झेल रहे हैं वो हमारे बच्चे भी झेलें। अजी धीरज रखो, भगवान अगर आज हमें दुख दे रहा है तो कल सुख भी देगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद यशोधरा मनोहर के बच्चे की माँ बन जाती है। वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो लोग बिंदिया रखते हैं। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आता है। मनोहर यशोधरा से कहता है, यशोधरा मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। अजी मेरी मानो तो आज जंगल मत जाओ, देखो तो बाहर कितना तेज आंधी तूफान चल रहा है, मौसम बहुत खराब है। अरे तुम चिंता मत करो यशोधरा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम घर पर बिंदिया का ख्याल रखना। इतना कहकर मनोहर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है और फिर लौटकर कभी वापस घर नहीं आता। मनोहर जब आंधी तूफान में जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तभी अचानक से एक पेड़ मनोहर पर गिर जाता है और उस पेड़ के नीचे दबकर मनोहर की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर यशोधरा को पता चलती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। वो जैसे तैसे करके अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और अपनी बेटी बिंदिया के भविष्य के लिए वो मेहनत करने का फैसला करती है। वो दिन रात बिना थके जो काम मनोहर किया करता था वो काम अब यशोधरा करने लगती है। वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर उससे टोकरी, कुर्सी, बैठक बनाकर बाजार में बेचने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब बिंदिया 8 साल की हो जाती है। यशोधरा अपनी बेटी का एडमिशन गांव के एक सरकारी स्कूल में करा देती है। बिंदिया स्कूल पढ़ने जाने लगती है। उसके क्लास में एक शिवानी नाम की अमीर लड़की पढ़ा करती थी। वो आए दिन स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बाहर आइसक्रीम खाया करती थी और बिंदिया उसे देखा करती थी क्योंकि उसे भी गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता था। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। ललचाई नजरों से बिंदिया शिवानी को आइसक्रीम खाते हुए देख रही थी। बिंदिया को देखकर शिवानी कहती है, अरे ओ भूखी, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर क्यों रही है? चल जा यहाँ से, नजर मत लगा मेरी आइसक्रीम पर। शिवानी की बात सुनकर बिंदिया को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए स्कूल से घर आ जाती है जहाँ उसकी गरीब माँ यशोधरा कड़ी धूप में घर के आंगन में बैठकर लकड़ियों से सामान बना रही थी। बिंदिया अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है माँ, मेरे क्लास के सभी दोस्तों के घर में फ्रिज, एसी, कूलर, हर वो चीज है जो उन्हें गर्मी से राहत दे सके। वो लोग रोजाना स्कूल के बाहर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और मैं बस उन लोगों का मुंह देखती रहती हूँ। बस एक मैं ही फटीचर हूँ। मेरे घर में कुछ भी नहीं है जो हमें इस गर्मी से राहत दे सके। स्कूल के सभी बच्चे ठंडे ठंडे पानी की बोतल लेकर आते हैं और मैं गर्म पानी लेकर जाती हूँ। मुझे स्कूल में बहुत बुरा लगता है माँ। बिंदिया की आंखों में गरीब होने का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। यशोधरा अपनी बेटी को समझाती है, बिंदिया बेटी, तेरी गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ्रिज, एसी खरीद सके। जब आपसे अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी में जीने से तो अच्छा है कि मैं इस दुनिया में आती ही नहीं। हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे चिटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और रूखा सूखा खाना पड़ता है। अपनी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी हम इसी गरीबी में पड़े रहेंगे।
इतना बोलकर बिंदिया पैर पटकते हुए अपनी झोपड़ी में चली जाती है। अपनी बेटी की बात सुनकर यशोधरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरी बच्ची ने पहली बार मुझसे किसी चीज की फरमाइश की है। इससे पहले उसने इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं दिखाया। मैं अपनी बच्ची की ख्वाहिश को पूरा जरूर करूंगी। उसे स्कूल ठंडा पानी लेकर जाना है ना, वो जरूर अपने स्कूल में ठंडा पानी लेकर जाएगी। तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, एक गरीब माँ तुम्हारे लिए एक फ्रिज जरूर लाएगी। यशोधरा उस दिन पूरा दिन फ्रिज की दुकान पर भटकती रही ताकि उसे कोई सेकंड हैंड सस्ते में फ्रिज मिल सके। लेकिन वो फ्रिज की इतनी हाई कीमत सुनकर निराश होकर जंगल आ गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर बोलने लगी। मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं अपनी बच्ची के लिए एक फ्रिज खरीद सकूं। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं लकड़ी से फ्रिज बनाऊंगी। हाँ, मैं लकड़ी से फ्रिज बना सकती हूँ। इतना सोचकर यशोधरा जंगल में सबसे पुराने पेड़ को ढूंढती है और उन्हें काटकर उनकी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती है और घर पर उन लकड़ियों से फ्रिज बनाना शुरू कर देती है। माँ को ये सब करता देख बिंदिया पूछती है, माँ आप ये क्या कर रही हो? बेटा मैं तुम्हारे लिए फ्रिज बना रही हूँ। क्या लकड़ी से आप फ्रिज बना रही हो? माँ पर लकड़ी से भला फ्रिज कैसे बनेगा? बेटा पता नहीं, पर फ्रिज का आकार तो मैं इसे दे ही सकती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम इसमें घर का कुछ सामान ही आ जाएगा। ठीक है माँ, और माँ मुझे माफ कर दो, मैंने खामखा आप पर गुस्सा किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आखिर तूने गलत ही क्या बोला। चलो माँ, आपके कामों में मैं भी आपका हाथ बटाती हूँ। इतना बोलकर बिंदिया अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। बिंदिया अपनी माँ से कहती है, माँ अब बाकी का काम कल सुबह कर लेंगे, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। बिंदिया बेटी बस फ्रिज का दरवाजा लगाना रह गया है, मैं दरवाजा लगाकर तुरंत आती हूँ, तू अंदर जा। इसके बाद यशोधरा फ्रिज का दरवाजा लगाकर फ्रिज तैयार कर देती है और फिर उस फ्रिज को उठाकर घर के अंदर रख देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। रात के समय उनका पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। कमरा ठंडा होने के कारण दोनों माँ बेटी की नींद टूट जाती है। अरे माँ, बाहर बारिश हो रही है क्या? ये अचानक हमारा कमरा इतना ठंडा कैसे हो गया? मुझे तो इतनी गर्मी में ठंड का आभास हो रहा है। हाँ बेटी, ठंड का आभास तो मुझे भी हो रहा है, रुको मैं चेक करती हूँ। यशोधरा उठकर बाहर देखती है तो बाहर बहुत तेज गर्मी होती है। तभी उसकी नजर अपने बनाए हुए लकड़ी के फ्रिज पर जाती है। उस फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, जिसके अंदर से ही ठंडी ठंडी हवाएं निकल रही थी और उस फ्रिज के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट चीजें रखे हुए थे। यह देखकर यशोधरा चौंक जाती है और अपनी बेटी बिंदिया को बुलाती है। बिंदिया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार है, इस फ्रिज में ये सारी चीजें कहाँ से आई? और तो और इस फ्रिज में कोई तार भी नहीं है, तो फिर ये फ्रिज चल कैसे रहा है? माँ लगता है कि ये जादुई लकड़ी का फ्रिज है। बिंदिया ये बात मजाक में बोलती है, परंतु बिंदिया की ये बात बिल्कुल सच होती है। बिंदिया के ऐसा बोलते ही उस फ्रिज में अपने आप आँख मुंह बन जाते हैं और वो फ्रिज बोलने लगता है। एकदम सही अनुमान लगाया बिंदिया तुमने। फ्रिज को बोलता देख दोनों माँ बेटी चौंक जाते हैं। आप लोग हैरान मत होइए, यशोधरा जिस पेड़ से तुमने मुझे बनाया है वो एक बहुत ही पुराना जादुई पेड़ था, इसलिए ये फ्रिज जादुई फ्रिज बन गया है। अब से ये फ्रिज तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की हर फरमाइश को पूरा करेगा। ये सुनकर यशोधरा और बिंदिया खुश हो जाते हैं। बिंदिया उस फ्रिज से आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक निकालकर बड़े चाव से पीने लगती है। अरे वाह, ये आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट है। जादुई फ्रिज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब देने के लिए। अरे माँ तुम खड़ी क्यों हो, तुम भी खाओ ना। इसके बाद दोनों माँ बेटी पेट भर के उस फ्रिज से अपनी मनचाही चीजें खाते हैं। ऐसी ही सुबह हो जाती है। अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जादुई फ्रिज के आ जाने के बाद बिंदिया के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। यह देखकर यशोधरा भी बहुत खुश रहती थी। ऐसे ही एक दिन यशोधरा अपनी बेटी बिंदिया के साथ सो रही होती है।
तभी बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान में यशोधरा की झोपड़ी हिलने लगती है, जिस वजह से झोपड़ी का एक चौखट बिंदिया के ऊपर गिर जाता है और बिंदिया को काफी चोट लग जाती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची को बहुत चोट लगी है। अब मैं क्या करूं? इतने आंधी तूफान में इसे डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊं? यशोधरा अपनी बेटी बिंदिया को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जादुई फ्रिज में से आवाज आती है। यशोधरा चुप हो जाओ, निराश मत हो। तुम जल्दी से मेरे अंदर के बर्फ को बिंदिया के सर पर लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। यशोधरा जल्दी से बर्फ निकालकर बिंदिया के चोट पर लगाती है। वो बर्फ लगाते ही बिंदिया का जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो ठीक होकर बैठ जाती है। बिंदिया को ठीक देखकर यशोधरा कहती है, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, पर मुझे तो बहुत चोट लगी थी ना, मेरी चोट एकदम से ठीक कैसे हो गई? बेटी, ये तो जादुई फ्रिज की वजह से हुआ है। ये सुनकर बिंदिया जादुई फ्रिज के पास जाती है और कहती है, आपका शुक्रिया जादुई फ्रिज, आप तो हीरो निकले। पर जादुई फ्रिज, देखो ना, हमारी झोपड़ी की छत टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? बिल्कुल। फ्रिज के जादू से उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े आलीशान घर में बदल जाती है, जिसके अंदर जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी। यह देखकर बिंदिया बहुत खुश होती है। अरे वाह, हमारी छोटी सी झोपड़ी कितने बड़े घर में बदल गई। माँ, अब हम गरीब नहीं रहे, अब हम भी ठाठ से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। गरीबी के दिन हमारे जिंदगी से चले गए, अब हमें भरी गर्मी में सोना नहीं पड़ेगा। बिंदिया की आंखों में अमीरी का सुख देखकर यशोधरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जादुई फ्रिज से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फ्रिज, आज सिर्फ तुम्हारे कारण इस गरीब माँ की बच्ची मुस्कुरा रही है। यशोधरा, तुम बहुत अच्छी हो। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, वैसे ही तुम गरीब लोगों की मदद करना। उस दिन के बाद से यशोधरा के जीवन से गम के बादल हमेशा हमेशा के लिए हट जाते हैं और वो अपनी बेटी बिंदिया के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। साथ ही वो गरीब लोगों की भूख मिटाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।